बहुत नमस्कार। और हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हमने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये यूपीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और इनको अगर आप करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस में सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट ये होगा कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। यानी कि ये क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है, छोड़ना किसी भी कीमत पर नहीं। और ये क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के जो यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन हुए हैं केमिस्ट्री के, उनमें से सेलेक्ट करके लाए हैं। चाहे आप अगर इनको देखना चाहें तो आप अपने पास भी देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को टिक कर लीजिएगा, जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो देख लीजिए क्या है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस। ये यहाँ पर या तो आप इसे जो है वो ल्यूटीशियम कर लीजिए या फिर लेंथेनम कर लीजिए। एल है तो इसका कन्फिगरेशन आपको लिखना है। मेंडेलियम का लिखना है, यूरोपियम का लिखना है और आपको यूरेनियम का लिखना है, सीरियम का लिखना है, +4 आयंस में लिखना है। तो यानी इन आयंस का और जो स्पेसीज हैं एटम्स का, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिख देना है। यहाँ पर या तो LU कर लीजिए मेरे हिसाब से, या फिर आप LA कर लीजिए, दोनों में से कोई एक आ सकता है। फिर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, संभावना ज़्यादा। जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ इसमें, ये सभी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत है। ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी गिव द बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग। इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। और ये बॉन्ड ऑर्डर जो है वो B2 C2 NO CO, इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर, ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहलाएंगे, ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के मैंने केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है उसमें इनके बॉन्ड ऑर्डर मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में समझाया गया है, आप जाके केमिकल बॉन्डिंग में देख सकते हैं। और बाकी अगर केमिकल बॉन्डिंग PGT वाली देखते तो उसमें भी हमने आपको समझा रखा है कि कैसे हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द, बिल्कुल मिलेगा क्वेश्चन, 100% मिलेगा, आपको छोड़ना किसी भी कीमत पर नहीं है। ये क्वेश्चन पूरा समय इनको देना है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इन पे किसी पे राइट शॉर्ट नोट करना है। यानी राइट शॉर्ट नोट में अबाउ प्रिंसिपल भी है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी है और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है। कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये आपने पूछा था, उसी का जवाब है आपके सामने कि अबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तीनों प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने वाला है। क्वेश्चन यहाँ से मान के चलिए कि 101% आ ही गया है, तो इसको जरूर पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको BF3 की शेप एक्सप्लेन करनी है, XeF4 की शेप एक्सप्लेन करनी है, PF3 की और SF5 की एक्सप्लेन। ये पूरा क्वेश्चन अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे देते तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ के चलिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन इसको कोई ना कोई इसमें से एक क्वेश्चन जरूर उठाएगा। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और इसको आप पढ़ना नहीं भूलेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप इस पे ध्यान बहुत फोकस कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग पे फोकस करना है, सिलिकॉन्स पे ज़्यादा फोकस करना है। इन दोनों टॉपिक पे, रेडियो कार्बन डेटिंग और सिलिकॉन्स पे ज़्यादा फोकस करना है। जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो सिलेबस में है, और जो केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में दे रखी है, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। लेकिन सिलिकॉन पे फोकस ज़्यादा, इसके डायग्राम के साथ में इसको फोकस करना है, तो इसके डायग्राम को पढ़ लेना। तो लोगों ने पूछा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर दीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इसको आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। एंजाइम कैटालिसिस क्या होते हैं, एंजाइम किस तरीके से कैटालिस्ट का काम करते हैं, और इसकी जो की एंड लॉक मॉडल है उसको भी आप एक्सप्लेन करिएगा। बफर सॉल्यूशन पे शॉर्ट नोट आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन पे भी पूरी तरीके से शॉर्ट नोट आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन नहीं भूलना है, ये इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी कीमत से आप करके जाइएगा। आंसर नहीं पता हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको आंसर भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इन क्वेश्चंस को पहले कहीं पर आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला था कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये वाला है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, सिलिकॉन्स, एंजाइम कैटालिसिस एंड बफर सॉल्यूशन। इस पे क्वेश्चन आने का तय है। बफर सॉल्यूशन पे तो लगभग मान के चलिए तय है। ये एक रिएक्शन है जिसमें क्लोरोबेंजीन जो है कॉपर और शुष्क ईथर इसमें लगाया गया है, तो आपको पता है उल्मेंस रिएक्शन काम करेगी। यहाँ पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो लग जाएगा, बाकी डाइफिनाइल भी हो जाएगा।
कंसनट्रेटेड HNO3 से नाइट्रेशन करा दीजिए, उसके बाद जो NO2 लगा हुआ है उसको आप कन्वर्ट कर SnHCl है, रिडक्शन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को भी आप करके एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन आ सकती है, इस तरह की रिएक्शन आ सकती है एग्जाम में, क्योंकि ये जितनी भी रिएक्शन से सिलेबस से जुड़ी हुई है और इनको हम लोग किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आज लाते हैं और क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन भी देखिए, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल चुन के लाए हैं आपके सामने। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम लिखना है आपको CuNH3 का होल 6 CuCl5, ये एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है। ये इस तरीके का नाम है जिस तरीके के नाम में हम लोग इस मतलब जो जिनमें दो बॉक्स बने हुए जिन्हें बोल सकते हैं हम कि इस तरीके के जितने भी नाम हैं, इन नामों में खास बात ये होती है कि ये कॉम्प्लेक्स का ये पॉजिटिव पार्ट कहलाता है, ये नेगेटिव पार्ट कहलाता है। तो आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यहाँ पर कोई भी मेटल के नाम में चेंज नहीं होता, जबकि सेकेंड स्टेज में नाम चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं कि व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CFSE के नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CFSE, यानी कि अगर हम लोग देखें कि CFSE क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी शॉर्टकट में जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। हाउ विल यू कैलकुलेट द सेम फॉर द डी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको पता है कि T2G लेवल नीचे की तरफ रहता है और EG लेवल ऊपर की तरफ रहता है। उसको ब्रेकिंग करके दिखा दीजिएगा जिससे कि आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करने में हेल्प मिल सके। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द कार्बन डेटिंग, अभी आपने देखा था, इससे पहले भी देखा था कि कार्बन डेटिंग पर क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है और यहां पर भी आपको कार्बन डेटिंग का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इसमें इन दोनों में समझौता आपको नहीं करना है। कार्बन डेटिंग न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री लोगों का कहना कि सिलेबस में नहीं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक में मिल जाएगी। वहां ध्यान से अगर सिलेबस को ध्यान से देख रहे होंगे तो जरूर आपको पता लग रहा होगा कि ये टॉपिक सिलेबस में है। हालांकि इसमें बहुत बड़ी डिटेल आपको नहीं पढ़नी है, थोड़ा पढ़ना है, लेकिन इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग पे ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, कैलकुलेट द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। इससे पहले वाला क्वेश्चन ये था, कैलकुलेट द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड आपको लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन की दे रखी है, एवोगाड्रो नंबर भी दे रखा है यहाँ पर, और एवोगाड्रो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 6.02 × 10⁻23। तो जो डी ब्रॉगलीज की वेवलेंथ है उसका फार्मूला भी आपको पता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, H/P होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या फिर P इज इक्वल टू क्या हो सकता है, H/λ हो जाता है। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करने के बाद डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आपको यूज दे रखा है, और ये यहाँ इसलिए बता रहा है क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को भी एक कैलकुलेट करवाना चाहता है। और रूट मीन स्क्वायर यानी कि एक क्वेश्चन से वो दो चीज़ें पूछ रहा है, यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करके बतानी पड़ेंगी। एक क्वेश्चन ने दो फायदे दे दिए, यानी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ को भी पूछ लिया और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को भी पूछ लिया है। तो दोनों चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझनी और कैलकुलेट करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप कहीं से कहीं तक छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी है एग्जाम में। व्हाट इज द पीएच एट द इक्विवेलेंट, जो एग्जाम होने वाला है बिल्कुल डेट आपके सामने रखी हुई, इसलिए इससे समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। व्हाट इज द पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन ऑफ द 0.01 मोलर लीटर ऑफ द ब्यूटारिक एसिड pKa 4.82 विद अ वेरी हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, टेक इनिशियल वॉल्यूम एज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर आपको हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन का यूज करना है। हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन क्या कहती है वो भी आप जान रहे होते हैं अच्छे से, कि यहाँ पर पीएच इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन दे रखी, ब्यूटारिक एसिड दिया हुआ, pKa दिया हुआ है। तो आप इसको यूज करने के बाद इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में समस्या आती तो ग्रुप आपके सामने है, ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, आंसर मैं लगा करके आपको भेजूंगा। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं, किसी भी कीमत पर ये क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। ये क्वेश्चन कम से कम दो बार आप प्रैक्टिस जरूर करिए। गिव टू मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, गिव ओनली द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, डिस्क्रिप्शन नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। ऑलरेडी क्वेश्चन पहले से बता रहा है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद आपको नहीं करना है। और समय न बर्बाद करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन को भी अच्छे से दिखाना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ही आपको नंबर दिलाएगा। B2S6 का रिप्रेजेंटेशन तो इतना बेस्ट होना चाहिए कि बिल्कुल
सिंपल मॉडल ही बना के छोड़ दीजिएगा, जिससे कि एग्जामिनर देखते ही नंबर आपको दे दे। हाइड्रोक्सिल एमीन का पोटेशियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम डाइक्रोमेट में परफॉर्मेंस आपको ये दिखानी पड़ेगी कि पोटेशियम आयन को बाहर रखना पड़ेगा, डाइक्रोमेट आयन को अंदर रखना पड़ेगा, और डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तीनों पॉइंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये डायग्राम ही रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप में कि आखिरकार इनकी प्रिपरेशन, गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी इनकी प्रिपरेशन भी देनी है। और प्रिपरेशन के साथ में आप इनके जो है वो अगर डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपके नंबर पे जरूर इफेक्ट डालेगा, कहीं ना कहीं से नंबर इंक्रीज करेगा अगर आप इनके डायग्राम को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लगातार आपको सीरीज में मिल रहे होंगे। एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग, O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर समझाना है। क्वेश्चन बहुत आया हुआ यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, ये छूटेगा नहीं, बिल्कुल आने की संभावना इसकी पूरी है। दो द बोराजाइन एंड बेंजीन आर द सिमिलर इन मैनी प्रॉपर्टीज बट नंबर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज डिफर, यानी कि बोराजाइन बेंजीन की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी शो करता है, इसका स्ट्रक्चर भी शो होता है, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन के भी नाम से भी जाना जाता है, इसको जुड़वा बेंजीन का जुड़वा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, बोराजाइन का जो क्वेश्चन है ये बचना नहीं चाहिए। बोराजाइन का क्वेश्चन, मुझे तो यही उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। O2 वाला क्वेश्चन भी आपको मिलना चाहिए। होमोपोलर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल डू नॉट एब्जॉर्ब इन इंफ्रारेड रीजन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ले जाऊंगा इसे। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द इनर्ट गैस एलिमेंट्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव इन नेचर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है, छोड़ना नहीं है ये क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता चल रहा हूँ ये कहीं पर कॉपी पर आप लिख लीजिए, इसकी पीडीएफ भी आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले आप इन क्वेश्चंस को लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम बिल्कुल सिर पे रखा हुआ है, छोड़ना कहीं भी नहीं है इन क्वेश्चंस को। अब हम लोग देख लेते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द चार्ज ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज कैसे डेवलप होता है, मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, डिवाई हेकलॉन सागर थ्योरी एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो लोग छोड़ करके जाते हैं और पढ़ करके नहीं जाते हैं, लेकिन एग्जाम में ये खूब पूछा जाता है, खूब आता है इस टॉपिक पे क्वेश्चन। तो आप इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप अक्सर इस टॉपिक को अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते नहीं। वो डिवाई हेकलॉन सागर थ्योरी मेनली बीएससी में पढ़ी जाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को आप कहीं से कहीं तक बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, पूरा टॉपिक कायदे से पढ़ करके जाएंगे, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये तो एक प्रिंट गड़बड़ हुआ है, इसके बाद हम लोग दूसरा भी, ये भी बेकार है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे पहुंच लेते हैं। असाइन द आरएस कन्फिगरेशन, ये आया देखिए क्वेश्चन, असाइन द आरएस कन्फिगरेशन। आरएस कन्फिगरेशन क्या होता है इसको आपको एक्सप्लेन कर देना। और आरएस कन्फिगरेशन में एक आर फॉर्म होगी, एक दूसरी फॉर्म, इस पर पूरी वीडियो भी डाल रखी है मैंने, उनको देख लीजिएगा अगर जरा भी कंफ्यूजन है, अदरवाइज आप इजीली कर लेंगे। ई और जेड कन्फिगरेशन भी आप इजीली कर लेंगे, यहाँ पर भी कोई शक आपको नहीं होना चाहिए, है ना। ये इस तरीके के और भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, आप करके आएंगे। और अरेंज जितना भी, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी, यानी बेसिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगा देना है। और बेसिक कैरेक्टर आपको पता है कि एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर अल्काइल एमीन से भी कम होता है, क्योंकि बिकॉज लोन पेयर अंडरगोज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चले जाते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड, डीडीटी को, बीएससी को, पिक्रिक एसिड को, सिनेमिक एसिड को, ये जितने भी कंपाउंड हैं इन कंपाउंड को आपको एक्सप्लेन करना है, सिंथेसिस बतानी, कैसे बनते हैं ये बात बतानी है, रिएक्शन के साथ बतानी है। और डायग्राम और रिएक्शन अगर दोनों इन्वॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, आपकी नंबरों पे इफेक्ट आ जाएगा। तो इस वजह से इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। राइट डाउन द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट करेगा। और ये क्वेश्चन में जो मैं टिक कर रहा हूँ इनको आप जरूर लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो नीचे वाला है NH3 का होल 4 CuNH2OH CuNH3 का होल 4, ये क्वेश्चन आने की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है। इस कैटेगरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ पर हो सकता है NH2 की जगह 2 एक OH और लगा दें, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए इस तरीके के जितने भी आईयूपीएससी नेम है, और जो यानी कि जो ऐसे आईयूपीएससी नेम जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिए हों उनको भी आपको नहीं छोड़ना, उनको पूरा कर लेना है। तो ये जरूर करिएगा, ध्यान से करिएगा, छोड़ना नहीं है आपको। उसके बाद ईजेड वाला कन्फिगरेशन का देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने फिर दिखाई दे रहा है। ईजेड का ये क्वेश्चन जो है वो ईजेड और आरएस सिस्टम ये बचेंगे नहीं साहब, तो इसलिए आप इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है करिएगा, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, बात यहाँ पर भी कर लेते हैं। देखिए आईयूपीएससी नाम फिर वही रिपीट हुआ है,
और ये जो हमारा यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम से ही क्वेश्चन उठाया गया और ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आने की संभावना भी पूरी तरीके से बन रही है, क्योंकि इस कैटेगरी के मैक्सिमम क्वेश्चन देखे गए यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन में, और ये जो पेपर सेट है वो एग्जामिनेशन यूपीपीएससी ही कर रहा है, इसीलिए इसमें क्वेश्चन जो मिलने के चांस है वो ये मान के चलिए कि 99% है, 95% भी नहीं है। गिव द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए आईपीसी नेम नहीं पूछा है आपसे, सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रो एटॉमिक नंबर अगर पता है तो उसमें जो लिगेंड्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा उससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकाल देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल देंगे वही चीज़ यहाँ पर पूछी भी गई है, इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं करेंगे अपना, और बहुत इजीली आप इसके जो सेंट्रल मेटल एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड्स, तब आप निकाल लेंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा, इन्फ्लुएंस लिगेंड्स का नहीं बचना चाहिए। अगर आपने लिगेंड्स का इन्फ्लुएंस हटा दिया है तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रॉन्ग हो जाएंगे, ये तय है। तो इसलिए यहाँ पर लिगेंड्स का जो इन्फ्लुएंस है वो आप नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और ये क्वेश्चन कहीं पर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन क्वेश्चन को कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वांटम नंबर ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम आर गिवन ब्लू, अरेंज दीज इलेक्ट्रॉन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। एनर्जी के हिसाब से लगाने हैं। अब यहाँ पर अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, एजीमुथल, पहले तो प्रिंसिपल देख लीजिए, उसके बाद एजीमुथल को देख लीजिए, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देख लीजिए, और उसके बाद आप देख लीजिएगा स्पिन क्वांटम नंबर को। मेनली इसमें मेनली इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर और जो है पहला जिसे बोलते हैं आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप अरेंज करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई भी आता है एग्जाम में तो आप इजीली लगा देंगे, आपसे क्वेश्चन जाएगा नहीं। एक्सप्लेन डी ब्रोगलीज इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपने देखा था यूपीपीएस आईएएस में भी था, पीसीएस में भी था। ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं और ये आने की संभावनाएं हर बार लगभग यूपीपीएससी इसको सेट करता ही है। तो एक्सप्लेन द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी क्वेश्चन जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से दिया हुआ है, तो इसको भी आप करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसे अब यहाँ पर नोट्स और इंटर नोट्स की बात भी आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 2-4 एग्जाम्पल भी इसके अंदर डाल दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पावर है वो बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। डिस्कस द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हाउ डज द थ्योरी डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। डिस्कस द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप चाहे फ्लोरीन की मान लीजिए, चाहे आप क्लोरीन की मान लीजिए, चाहे HF मॉलिक्यूल की मानिए, चाहे HCl मॉलिक्यूल की मानिए, चाहे CO मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आती है तो आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कशन करने के बाद इस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। अगर आप एग्जाम्पल के साथ किसी भी रिएक्शन के साथ में थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं तो नंबरों पे जो इफेक्ट आएगा वो आपको ऑलरेडी दिखाई देगा, सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा बिल्कुल। एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल 85%। एक वर्ड यहाँ पर इंग्लिश का जो आपको परेशान करेगा, फॉल्स टू आ सकता है, फॉल्स अप टू, यानी फॉल्स टू आएगा तो आप समझिएगा 85% तक कंसंट्रेशन गिर चुकी है, यहाँ पर इतना बचा ही है, ठीक है ना। ये वर्ड ये यहाँ पर इंग्लिश का टर्म यानी कि टू अगर आता है तो ये बताएगा कि 85% बचा हुआ है, माने एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल फॉल्स टू 85%। 85% यानी फॉल्स हो गई है, तो फ्रॉम इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब हमारे पास जो बचा हुआ अमाउंट है वो 100 माइनस 85% हो जाएगा। वैल्यू इन द फोर्स है। व्हाट विल बी द हाफ पीरियड ऑफ द सैंपल। हाफ पीरियड सैंपल की हाफ लाइफ क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज ऑफ फॉल्स टू 85%, ठीक है ना। तो ये वर्डिंग यहाँ पर अगर आप ध्यान रख लेंगे फॉल्स टू 85%, तो आप इजीली समझ जाएंगे हमें इसमें करना क्या है। 85% तक गिर गई है, तो यानी कंसंट्रेशन शुरू में 100 थी, अब कहाँ पर पहुँच गई 85% पे, तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी डिफाइन द एंट्रोपी एंड एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये सिग्निफिकेंस और एंट्रोपी दोनों पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट गिव्स फेज रूल, ये तो खैर सिलेबस में नहीं, इसे हटाइए, यहाँ से कट कर देता हूँ मैं इसे हटा देता हूँ क्वेश्चन को। व्हाट आर द बफर सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन भी आपका आना तय है, तो ये मान के चलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर कर लेनी है ना। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, यानी कि ये वाला फार्मूला तो अब मैं तय कर चुका हूँ कि शायद मुझे उम्मीद है आपको जो एग्जाम होने जा रहा है इसमें मिलेगा। राइट
शॉर्ट नोट्स ऑन द इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस पता है ऑलरेडी आपको, ये आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोराजाइन, देखिए फिर रिपीट हो रहा है बोराजाइन का क्वेश्चन। हाउ इज बोराजाइन प्रिपेयर्ड, हाउ इज इट सिमिलर टू बेंजीन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ इज कैल्शियम स्टोर्ड इन अवर बॉडी, व्हाट इज द रोल ऑफ द कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, गिव द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फोनाइट्राइल हैलाइड्स। यानी कि ये क्वेश्चन फॉस्फोनाइट्राइल हैलाइड वाला भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को भी आप नहीं छोड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछे थे कि सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो इन पे समय नहीं वेस्ट करेगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, ये क्वेश्चन भी P4O10 का आ सकता है। स्ट्रक्चर जितने भी फॉस्फोरस के ऑक्साइड के हों वो सभी ड्रॉ करके देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट सीरीज में ही जाने दीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी यार बहुत आता है और आ भी सकता है इस बार। एक्सप्लेन द टर्म यूज्ड इन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द साई एंड साई स्क्वायर, आपको बताना पड़ेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोबेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नोड एंड नोडल प्लेन दोनों क्या होते हैं, इनको डायग्राम के साथ में बताइएगा। तो नंबर जहाँ, यानी कि पूरी थ्योरी साइड में लिख दिया, डायग्राम अगर आपने बना दिया तो नंबर कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ, ये मान के चलिएगा। हाउ डज द आयनेशन एनर्जी ऑफ द एटम डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम लोग जेफ के नाम से जानते हैं। ये जेफ के क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है आउटरमोस्ट शेल का, आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। यार कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो शायद बहुत ही दिक्कत वाली बात है। एक्सप्लेन द बेस्पर थ्योरी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको I3, ये I3 बहुत आता है, ICl4 नेगेटिव बहुत आता है, ये दोनों बहुत आते हैं। इन दोनों पे आप फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट में जाने दीजिए इन क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन कहीं लिखिए इजीली और इनको प्रैक्टिस कर डालिए। 2-3 दिन का समय, ये क्वेश्चन भी मान के चलिए कि आपको मिलने के चांस हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार आपके सामने रखा है और बताया भी है इसको। ये क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शन है, यहाँ पर हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन भी काम करती है। यहाँ पर एक तरफ मतलब इस पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी हैं और आपने देखी भी होंगी शायद इस पे वीडियो। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, थोड़ा जूम करके और बड़ा कर देता हूँ इसको, स्क्रीन शॉट ले करके आप इनकी प्रैक्टिस कर डालिए। एक तो ये 4 हो गए और 4 के बाद अब आप 5 से ले लीजिए, ये हमारे पास 5 से हो गए नीचे तक, इनको प्रैक्टिस कर डालिए, लिख लीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए मैं हूँ, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट पे, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल द एप्लीकेशंस ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। यार कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम से है और यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट के एग्जाम्पल में HCl H2S का एग्जाम्पल याद रखिएगा, NH4OH और H2S का एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, सेकेंड ग्रुप के एनालिसिस और फोर्थ ग्रुप दोनों के एनालिसिस याद रखिएगा। डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो ऑफ द स्टडी ऑफ द सॉलिड। ये रेडियस रेशियो भी आ सकता है क्योंकि ब्रेक्स इक्वेशन के भी चांस बहुत है इसमें। ब्रेक्स इक्वेशन को भी ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट ये कर रहा हूँ कि ब्रेक्स इक्वेशन आ रही है इस बार एग्जाम में, आने की उम्मीद पूरी है। राइट द ब्रीफ नोट्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को हम लोग कैसे स्टेबलाइज करेंगे, पहले तो आप स्टेबिलिटी को ध्यान रखिए। हार्डी-सुल्जे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर नियम जितने भी रूल्स हैं उनको आप कहीं नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी उनको स्किप नहीं करेंगे आप लोग, है ना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये इक्वेशन भी खूब एग्जाम में पूछी गई कि स्टार्टिंग विद एक्सप्रेशन dP/dt इज इक्वल टू H/T ब्रैकेट में V2 - V1 फॉर द सिस्टम। ये क्लेसियस-क्लेपियन इक्वेशन के नाम से जानी जाती है और मान के चलिए क्लेसियस-क्लेपियन आना तय है, चाहे वो क्लेसियस-क्लेपियन इक्वेशन हो और चाहे वो डोहम्स इक्वेशन वो भी आ सकती है। तो दोनों इक्वेशन के आने के चांस है। एक्सप्लेन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस विद एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, ये भी आ सकता है। ड्राइव द ब्रेक, देखिए ब्रेक्स इक्वेशन आ भी चुका है, यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ पर ड्राइव द ब्रेक्स इक्वेशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन पे मैं बार बार इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी तरीके से है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं, घर पे एक बार प्रैक्टिस करिएगा, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे कि आपसे गलती ना हो। उसके बाद हम लोग चल लेते हैं, ये छोटे छोटे टर्म है, एक तो कायरलिटी पे, एनेंशियोमर्स पे, रेसिमिक मॉडिफिकेशंस पे, तीनों टर्म को बढ़िया से बेटर तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ में, कम से कम 2-2 एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, वर्डिंग पूरी हो जाएगी। और इन वर्ड्स को आप अपने ढंग से एग्जाम्पल जब दें तो जहाँ पर कायरल कार्बन दिखाएं, जहाँ पर एनेंशियोमर्स मैरिक इफेक्ट दिखाएं, वहाँ पर इन पर स्टार या किसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी आप दे दें। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, अभी पहले भी आ चुका है, तो
इसको भी करिएगा। और कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला जो है उसको नहीं भूलेंगे आप। और ये क्वेश्चन D1 और D9 वाला ऐसे D4 D6 भी आ सकता है। डिटरमाइन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड सिंबल, जैसे T2G और EG है उसकी बात कर रहा है फॉर D1 एंड, यानी कि आपको फिलिंग करके दिखानी है आपको T2G लेवल और EG लेवल में। T2 ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल कहलाते हैं, इन्हीं स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल में आपको इनकी फिलिंग करके दिखानी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं, इसको और इसको दोनों पे मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है। और इसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद ईच ऑफ द, यार कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसको तो आप HNO3 से करोगे, NaBH4 से करोगे, फिर मिथेनॉल से करोगे, फिर ये आपका फिनाइल हाइड्रोजीन से करोगे, फिर NaOH2 से करोगे। ये क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि इनमें से कोई ना कोई पार्ट आपको चाहे तो ये वाला पार्ट मिल जाए और चाहे तो ये वाला पार्ट मिल जाए। ये फिनाइल हाइड्रोजन से 3 मोल करते हो तो ग्लूकोसा जोन बन जाता है, आपको पता होगा, है ना। यहाँ HNO3 से करते हो तो आपको सैक्रिक एसिड मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, ये क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके लिख करके भी देख लेने। और लास्ट में मैं आपके सामने देखिए हाइड्रोबोरेशन मैंने पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन पूरा पढ़ाया हुआ है, क्लेजन कंडेंसेशन, हॉफमैन्स रीअरेंजमेंट, ये सभी मैकेनिज्म में है। जाकर के मैकेनिज्म वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा, आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मिल जाएगा, क्लेजन कंडेंसेशन मिल जाएगा, हॉफमैन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन मिल जाएगी। ये सभी क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ करके नहीं जाने। अगर सिलेक्शन लेना है तो इन क्वेश्चन को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाइएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। और दूसरी बात है, अपने साथियों को उसे भेज देना जिससे बेचारे वो भी पढ़ ले। और एग्जाम बढ़िया करके आना, टेंशन लेके मत जाना, टेंशन फ्री होके जाना और टेंशन फ्री होके आना। उसके बाद सिलेक्शन आपके हाथ में रात में कब गिरेगा आपको पता नहीं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया से पेपर दे के आइएगा।